दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। इलेक्शन कमीशन की जनाब आरफ अलवी साहब को शटअप कॉल, साइफर केस के हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त और पीटीए की सियासी गाड़ी डीजल पर चलने के लिए रवां दवां और मियां नवाज शरीफ साहब के सत्य खैरा, अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात और ऑपरेशन क्लीन अप। तो कहाँ पर शुरू, इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ ऑपरेशन क्लीन अप का। तो जुडिशल कमीशन का जैसे मैंने अपनी पिछली वीलॉग में जिक्र किया कि उसका इजलास जो है ना ये आज हो रहा है। तकरीबन 2 दर्जन या उससे थोड़े से ज़ायद जो है ना केसेस रेफरेंसेस वगैरह पड़े हुए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। और जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने किसी भी कंप्लेन के ऊपर जो है ना ये एक्शन नहीं लिया, इजलास ही नहीं बुलाया। और जो इसके अंदर जो एक मेन कंप्लेन जो है ना वो उसकी जनाब जस्टिस मुज़ाहर अकबर नकवी साहब की है, ट्रकों वाली सरकार की। तो चूँकि उमर अता बंदयाल साहब ने वो तमाम जजेस जिन्होंने इमरान खान एजी की सहूलतकारी करनी थी या कर रहे थे, तो उनको बचाने के लिए जो है ना ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं बुला रहे थे। अब काजी फाइज ईसा साहब ने ये इजलास बुलाया है, आज उसकी जो है ना ये समाअत होगी। तो देखते हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर इस सिलसिले में जो है ना ये क्या फैसला होता है। तो आरिफ अलवी साहब को शटअप कॉल कैसे मिली इलेक्शन कमीशन से, मैंने पिछले वीराग में जिक्र किया कि आरिफ अलवी साहब ने हामिद मीर के साथ इंटरव्यू के अंदर फरमाया कि मुझे जनवरी के अंदर भी इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आते। तो बेयकीनी यकीनी तौर पर जो है ना ये बेयकीनी की एक स्टेटमेंट थी। और उस बंदे की तरफ से जो कि पाकिस्तान का इस वक्त बदकिस्मती से जो है ना ये सुप्रीम कमांडर है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, एक जिम्मेदार अहदे पर बैठा हुआ है, आल जो कि बड़ा गैर जिम्मेदार शख्स है वो दंदान साहब जनाब सदर आरिफ अलवी साहब। तो उसको काउंटर करने के लिए जो है ना उसको क्लैरिफिकेशन करने के लिए वजाहत के लिए अलामिया जारी किया इलेक्शन कमीशन ने। उन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन अपनी जो प्रोग्राम उसने दिया उसी के मुताबिक जो है ना दुरुस्त समत में जा रहा है। और जो प्रोग्राम उन्होंने दिया 30 नवंबर तक जो है ना ये हल्का बंदियों का काम मुकम्मल हो जाएगा, एतराज़ात वगैरह सारा चीज़ मुकम्मल हो जाएगी। और उसके बाद जो है ना ये फौरी तौर पर ये इलेक्शन का ऐलान करेंगे जो कि 28 जनवरी के करीब करीब बनते हैं। तो उन्होंने बोला कि किसी भी हम इलेक्शन करवाने के लिए हर तरह के लिए तैयार हैं और उसके अंदर कोई तखीर नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ का अंदिया दिया, गोया कि उन्होंने आरिफ अलवी साहब को शटअप कॉल दी। अब साइफर केस के हवाले से इमरान खान याजी ने फर्द जुर्म जो आयद हुई थी उसके खिलाफ गए जिनके ट्रायल रखवाने के लिए गए कि फर्द जुर्म को नल एंड वाइड करार दिया जाए। अगर वो नल एंड वाइड हो जाती है तो यकीनी तौर पर ट्रायल भी रुकना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और उनकी जो साइफर केस के हवाले से जो गिरफ्तारी है तो उसके अंदर उन्होंने इमरान खान याजी ने ज़मानत दायर की हुई है। तो उस ज़मानत के ऊपर भी आज फैसला आएगा। तो देखते हैं कि वो फैसला क्या होगा। और अब हम आ जाते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के। सॉरी, उससे पहले मैं जिक्र करता हूँ पीटीए की सियासी गाड़ी डीजल के ऊपर चलने के लिए तैयार। और क्योंकि ये गाड़ी इस तरह तैयार हुई क्योंकि इमरान खान याजी इस वक्त अपने हौसले छोड़ चुके हैं। इमरान खान याजी अपनी रहाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और उसकी मिसाल ये सबसे बड़ी मिसाल है। इमरान खान याजी ने जब इनकी गिरफ्तारी होने वाली थी, चाहे सज़ा होने वाली थी, इवन के 9 मई से पहले भी या 9 मई के बाद, तो उन्होंने तमाम सियासी जमातों को बोला कि हम मिलकर बैठे, क्योंकि उनको पता था कि मैं 9 मई के अंदर मैं फंस जाऊँगा। फिर उनको ये सज़ा हुई इलेक्शन के गोशवारे के अंदर उन्होंने जो नहीं करवाया। तो जब उनको ये यकीन हो गया कि अब ये मुझे सज़ा होनी है, तब भी उन्होंने जो है ना ये पापड़ बेलने शुरू किए कि सियासी जमातें मिलकर बैठें और कोई जो है ना मुश्तरका लाए अमल अपनाएं। मगर सियासी जमातों ने यही बोला कि आप जो है ना सियासी एंटिटी नहीं है, आपके साथ जो है ना नहीं बैठा जा सकता। खैर इमरान खान याजी जो है ना उनको सज़ा हो गई और 5 अगस्त से लेकर आज तक ये जेल के अंदर है। हौसले उनके पस्त है, कंट्रावर्शियल उनके ऊपर बयान आते हैं। एक बयान दूसरे बयान से जो है ना वो उसकी खुद ही तरदीद करता है। एक जगह पर कभी वो कहते हैं कि हौसले बुलंद है, दूसरी तरफ कहते हैं जेल के अंदर जुल्म हो चुका है, इमरान खान याजी कमज़ोर हैं, ये हुआ वो। बहरहाल एनीवेज ये कहानी लंबी हो जाएगी। इमरान खान याजी ने
جو جب میں اپنے دور اقتدار میں، بلکہ اس کے بعد بھی جب اس کو امید تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو پھر دوبارہ گود لے لے گی، ان کے وہ ایک پیج پر دوبارہ آ جائیں گے، تو انہوں نے تمام ان کو لوگوں سے دوری اختیار کی، تمام سیاسی قوتوں سے دوری اختیار کی، سیاسی جماعتوں کے لیے چور، ڈاکو، کرپٹ اور اس طرح کے لفظ بولتے رہے، اور خصوصی طور پر مولانا فضل الرحمان کے لیے انہوں نے جو ہے نا یہ ڈیزل کا، مولانا ڈیزل کا بولا، حالانکہ ان کو باجوہ صاحب نے منع بھی کیا کہ عالم دین ہے، آپ اس طرح کی زبان نہ استعمال کریں۔ یہی بات انہوں نے جلسے میں بھی کر دی کہ مجھے باجوہ صاحب نے منع کیا ہے، اور جلسہ کے شرکا سے انہوں نے ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگوائے۔ اب جو ہے نا پی ٹی اے کا 3 رکنی وفد عمران خان نیازی کی منظوری سے مولانا فضل الرحمان کو ملا ہے۔ وجہ ملنے کی یہ ہوئی کہ مولانا صاحب کی خوش دامن ان کی ساس صاحبہ جو ہے نا خالق حقیقی سے جا ملی، اس کا افسوس کرنے کے لیے گئے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے مولانا کے ترلا منت بھی کیا کہ جناب ہمیں سیاسی دائرے میں لے کر آیا جائے، آپ پی ڈی ایم کا سربراہ ہیں، اور آپ میاں نواز شریف صاحب سے ہماری جو ہے نا یہ یس کروا دیں۔ میاں نواز شریف صاحب سے یس اس لیے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی اے کو کورا اور چٹا جواب دیا ہوا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو کہ عسکریت پسندی کے اندر ملوث ہیں، جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں، جو ریاست کے خلاف جو دہشت گردی کرتے رہے ہیں، ان کے خلاف ان کے لیے ہمارے دروازے بند ہیں، باقی دیگر کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں جو ان واقعات کے اندر ملوث نہیں ہیں۔ تو میاں صاحب اب اسٹیبلشمنٹ کے دوبارہ لاڈلے بنے ہیں، کیونکہ جب میاں صاحب کی انبن بنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان نیازی کو گود لیا، اور جب عمران خان نیازی نے اپنی نااہلی ثابت کی کہ میں نااہل ہوں، کند ذہن ہوں، اور ان کی ہٹ درمی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنفرنٹیشن جب ان کی ہوئی، تو عمران خان نیازی کو ان کے اوپر جو ہے نا تختی بائیں چلنے لگی، تو عمران خان نیازی کو سائڈ پر کیا، اور میاں صاحب کو پھر جو ہے نا یہ پالش کر کے ان کو پھر جو ہے لانچ کیا گیا۔ اور میاں صاحب کا جو ہے نا اس وقت جتنی بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی پشت پر کڑی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میاں صاحب کو ستیہ کرا۔ ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے جو انکشاف ہوا ہے وہ میں ویڈیو کے اینڈ پر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، مگر سب سے پہلے میاں صاحب کا میں یہ ذکر کرتا میں چلتا ہوں کہ میاں صاحب جو ہے نا یہ عدالتوں کے ایبسکانڈر تھے، اشتہاری تھے۔ اشتہاری وہ اس طرح بنے کہ ان کو ایون فیلڈ اور العزیزیہ اسٹیل مل کے اندر ان کو جو ہے نا یہ سزا ہوئی، اور سزا جس طرح بھی ہوئی یہ ایک علیحدہ جو ہے نا یہ بحث ہے۔ تو جب وہ سزا ہوئی، جیل کے اندر تھے، ان کے پلیٹلیٹس وغیرہ کا مسئلہ ہوا، وہ علاج کروانے کے لیے 4 مہینے کی عدالت سے جو ہے نا وہ لے کر گئے، غالباً 4 ہفتوں کی وہ لے کر گئے چھٹی کے، میں 4 ہفتوں ڈاکٹر کا چیک اپ کر کے میں واپس آتا ہوں۔ تو واپس انہوں نے کیا آنا تھا، ساتھ ہی انہوں نے اپنی سزاؤں کے خلاف اپیلیں بھی دائر کی ہوئی تھیں، تو میاں صاحب گئے ان کی جو ہے نا ان کی عدم موجودگی میں 4 مہینے تک مسلسل جو ہے نا ان کی اپیلیں لگتی رہیں، عدم پیروی کی وجہ سے یہ اپیلیں خارج کر دی گئیں، اور اور میاں صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا گیا کہ عدالتوں سے یہ بانڈ لے کر گئے تھے کہ میں 4 ہفتے بعد آؤں گا، نہیں آئے، تو وہ اشتہاری جب واپس آیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ اپیلیں بحال کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا، اور قربان جو میں ان عدالتوں کے اوپر ان کی جو لیول پلینگ فیلڈ جو نہیں دیتی، اور جو سلیکٹیو جسٹس جو کرتی ہیں، سلیکٹیو جسٹس کیوں کرتی ہیں میں آگے چل کر یہ میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ تاریخ کا ایک بہت بڑا کیس ہے، اس کو ٹیک اپ نہیں کر رہے۔ تو میاں صاحب کی انہوں نے یہ اپیلیں جو ہے نا یہ 4 سال بعد، یہ تقریباً 4 سال بعد انہوں نے بحال کر دی۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے طیارہ سازش کیس کے اندر جب میاں صاحب کو سزائے موت جو کہ کنورٹ ہو گئی تھی عمر قید کے اندر، تو اس کے اندر 8 سال بعد میاں صاحب واپس آئے تھے، مشرف کے ساتھ وعدہ کر کے گئے تھے 10 سال کا، تو 8 سال بعد جب واپس آئے بی بی کے بعد، تو انہوں نے افتخار چودھری نے، حالانکہ اس وقت تک اپیل کا حق ان کا ختم ہو چکا تھا، پاکستان کے کسی بھی قانون کے تحت وہ اپیل نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے 8 سال بعد اپیل کی طیارہ ہائی جیکنگ کیس کے اندر، تو اپیل ان کی لگی، تو اس کے اندر یقینی طور پر میاں صاحب جو ہے نا یہ بری ہو گئے یا چھوٹ گئے، کیس ختم ہو گیا۔ تو یہی تاریخ جو ہے نا یہ دہرائی گئی ہے، اب 4 سال بعد ان کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ کی جو اپیلیں ہیں یہ بحال کر دی گئی ہیں، یقینی طور پر ان کا کیس بھی ختم ہو جائے گا، مگر یہ عدالتوں کا یہ سلیکٹو جسٹس ہے، وہ اس طرح کے پاکستان کی تاریخ کا وہ وزیر اعظم جس نے بے آئین سرزمین کو آئین دیا،
जिसने पाकिस्तान को लेबर पॉलिसी दी, जिसने लोगों को रोटी कपड़ा और मकान के नारे को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों को जो है ना ये रोज़गार फराहम किया। मिडल ईस्ट के अंदर उन्होंने हमारी लेबर की उन्होंने मंडियाँ तलाश की, हमें पासपोर्ट दिया, शनाख्ती कार्ड हमें दिया, आइडेंटिटी दी हर बंदे को, और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना शर्त करार दिया गया। मरज़इयों को जो इशू था उनको काफिर करार दिया गया। एटमी टेक्नोलॉजी का बानी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसका अदालत के अंदर कत्ल होता है, अदालती कत्ल होता है। और ये पाकिस्तान पीपल पार्टी, अगर सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहे तो यकीनी तौर पर अगर कोई बंदा यकीन ना करे तो उसके पास एक वैलिड रीज़न है कि वो यकीन ना करे। तो अब वो जजेस भी जिन्होंने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा दी, वो भी एतराफ़ करते हैं, नसीम हसन शाह, कि हमने प्रेशर के ऊपर आकर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा दी कत्ल की सजा दी गई। और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस किसी भी अदालती नज़ीर के अंदर ये कोड नहीं होता, इसका रेफरेंस नहीं दिया जाता, क्योंकि ये केस अदालत की तारीख के ऊपर एक सवालिया निशान है, दाग है, कलंक का टीका है हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर। तो इसको धोने के लिए जनाब सदर आसफ अली ज़रदारी साहब ने 2011 में एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा कि आप इस केस को जो है ना ये टेकअप करें, क्योंकि जजेस के भी बयान आपके सामने हैं और जिस तरीके से ये केस शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा दी गई ये गलत थी। तो वो रेफरेंस उसको दायर किए हुए तकरीबन 12 साल से ऊपर यानी ये अरसा बीत चुका है, हमारी अदालतें यानी इसको सुन नहीं रही। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 2019 में इसके अंदर फरीक बनने की दरख्वास्त दी। 4 साल उसको भी हो गया, अदालतें इस केस को नहीं सुन रही, क्योंकि ये केस पाकिस्तान की अदालती तारीख के ऊपर एक धब्बा है और बैन अवी सतह पर हमारे अदालती निज़ाम की, हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए बदनामी का बायस है। इस बदनामी को जो है ना ये क्लियर करने के लिए हमारी अदलिया कुछ नहीं कर रही, क्योंकि वो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो किसी के लाडला नहीं था, वो लाडला था तो सिर्फ अवाम का, और अवाम के लाडले की इनको क्या परवाह होगी। तो अब आते हैं अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात हुए हैं। तो वो इंकशाफ ये हुआ है, तो किसने किया ये इसका नाम मैं एंड पर जाकर मैं बताता हूँ। तो ये इंकशाफ ये हुआ, बोल टीवी के ऊपर ये आया, तो उसके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें चल रही हैं कि अरशद शरीफ को कत्ल करने से पहले उनको बरहना किया गया और बरहना करके उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। उस तशद्दुद की वीडियो बनाई गई और वो शख्स, वो 3 अशखास जो कि तशद्दुद के अंदर मुलव्वस थे, तो इसी वीडियो से ज़ाहिर होता है, तो उनको आइडेंटिफाई किया है। किसने, उसका नाम मैं आगे चलकर बताता हूँ। और उस शख्स ने जो ये इल्ज़ाम लगा रहा है, तो वो कह रहा है कि ये वीडियो अरशद शरीफ के ऊपर जो बरहना करके तशद्दुद किया गया, ये मैंने हसन नवाज के लंदन के ऑफिस में मैंने खुद देखी। तो लंदन के ऑफिस में जब उन्होंने देखी, और एक और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ऑडियो और वीडियो रिलीज़ का जो विंग है नून लीग का, उसको मरियम नवाज शरीफ साहबा खुद हैंडल करती हैं। तो ये किसी और ने नहीं कहा, ये बयान, ये इंकशाफ या ये इल्ज़ाम किसी और ने नहीं लगाया, ये इनके घर का बेदी है, नून लीग के घर का बेदी है। नून लीग लंदन का साबिक तर्जुमान जनाब तस्नीम हैदर शाह साहब, तो उन्होंने बोल टीवी के ऊपर जनाब जो है ना ये चीज़ें, ये इंकशाफ किया है। बहुत बड़ा इंकशाफ है ये, अगर ये वाकई उनके इल्ज़ाम के ऊपर या इंकशाफ के ऊपर अगर कोई हकीकत है, तो कानून नाफज करने वाले अदारों को, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, उनको इस जो इन इंकशाफात को भी अपनी नज़र में रखना चाहिए, शामिल तफ्तीश करना चाहिए और इस एंगल के ऊपर भी गौर करना चाहिए जिसकी तरफ इशारा किया है नून लीग के साबिक तर्जुमान नसीम हैदर शाह ने। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर हमारी जो है ना अरशद शरीफ के ऊपर जो JIT जो काम कर रही है, जो इंक्वायरियाँ, जो इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन वगैरह बने हैं, वो इसको सीरियस लेते हैं या नहीं। और बाकी भी दीगर जो पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट है, वो भी हम देखते हैं कि आने वाले दिनों वो किस सिमत में बैठती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलॉग वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी अगले वीलॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।